करते हैं अब अगला चैप्टर नंबर 22 इकबाल हुसैन उदयपुर वाला से, इंजरीज इन्वॉल्विंग द नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस। इसमें सबसे पहले नेज़ल बोन के फ्रैक्चर एक्सप्लेन्ड है। तो नोज़ जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है हमारे फेस का, और इस पे इसको ज़्यादा रिस्क होता है कि इसको किसी भी किस्म की फेशियल इंजरी हो, मतलब किसी भी फेशियल इंजरी अगर हो जाए तो उसमें इसके फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये कहा जाता है कि फ्रैक्चर नेज़ल बोन का बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है ह्यूमंस में। तो ये एसोसिएटेड होता है विद द फ्रैक्चर्स ऑफ द अदर बोन ऑफ द फेस एंड बेस ऑफ द स्कल भी इसके साथ फ्रैक्चर हो सकती हैं, या फेस की बोन्स। नोज़ अलोन जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व होता है सिर्फ लो वेलोसिटी वाले ट्रॉमा में, अकेला जो है ज़्यादातर नहीं होता, सिर्फ लो वेलोसिटी वाले ट्रॉमा में फ्रैक्चर होगा। जबकि जो हाई वेलोसिटी वाला ट्रॉमा होता है तो उसमें हमारी बाकी फेशियल बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं अलॉन्ग विद द नोज़। तो फॉलोइंग कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं नेज़ल ट्रॉमा के और फ्रैक्चर्स के, कि किस तरह होता है ये ट्रॉमा। एक तो पर्सनल असॉल्ट की वजह से, स्पोर्ट इंजरी के दौरान हो सकता है, रोड ट्रैफिक या कोई एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है। अब नेज़ल फ्रैक्चर जो है, नेज़ल बोन का फ्रैक्चर, उसको हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स के अंदर। एक क्लास 1 फ्रैक्चर होता है, क्लास 2 फ्रैक्चर और क्लास 3 फ्रैक्चर। सबसे पहला क्लास 1 फ्रैक्चर डिस्कस करें तो इस फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं। इसमें क्लास 1 नेज़ल बोन फ्रैक्चर दिखाया गया है। इस टाइप में क्या होता है कि डिस्टल जो थिन पार्ट होता है ना हमारी नेज़ल बोन का, नीचे वाला थिन पार्ट, वो फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि डिप्रेस्ड भी हो सकता है या फिर देखें डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर जो है ट्रॉमा की वजह से हो, जब ऐसे फ्रंट से ट्रॉमा हो, और ये एसोसिएटेड होते हैं वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम। यहाँ पे जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है उसका वर्टिकल इस तरह से फ्रैक्चर होगा। ठीक है। तो इसको हम चिवेलेट फ्रैक्चर कहते हैं। ये हम ढींगरा बुक से भी डिस्कस करके आए हैं। ये देखिए वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ है नेज़ल इस सेप्टम का, तो इसको चिवेलेट फ्रैक्चर कहेंगे। अब क्लास 2 फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल बोन, इसमें जो फ्रंटल प्रोसेस होता है मैक्सिला का, उसका भी फ्रैक्चर होगा। ठीक है। यानी कि नेज़ल बोन के साथ साथ मैक्सिला का जो फ्रंटल प्रोसेस है उसका भी फ्रैक्चर हमें मिलता है क्लास 2 में। अब इस तरह का जो फ्रैक्चर है ये जब मीडियम वेलोसिटी का ट्रॉमा हो, लेकिन लेटरल साइड से हो मीडियम वेलोसिटी का, तो उसमें हमें ये फ्रैक्चर मिलता है। तो ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल यानी जार्जा वे फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड है। जार्जा वे, अब फिगर देखिए, इसमें जार्जा वे यानी हॉरिजॉन्टली नेज़ल सेप्टम जो है फ्रैक्चर हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सी शेप का फ्रैक्चर हुआ है नेज़ल सेप्टम का, अलॉन्ग विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। ठीक है। देखिए ये वोमर बोन है, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सी शेप का फ्रैक्चर हुआ है नेज़ल सेप्टम का अलॉन्ग द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। तो ये हो गया क्लास 2 फ्रैक्चर। अब आ जाए क्लास 3 फ्रैक्चर पे। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप में जो हमारा एथमॉइड लेबिरिंथ है वो भी फ्रैक्चर हो जाता है क्लास 3 में। तो बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन मिलेगा नेज़ल बोन्स का, जो कि पुश हो जाएंगी अंडर द फ्रंटल बोन। ठीक है। इन फ्रंटल बोन्स के नीचे चली जाएंगी ये हमारी नेज़ल बोन्स, और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा अपेरेंट वाइडनिंग स्पेस मिलेगी दोनों आइज़ के दरमियान, यानी ये टेलीकैंथस मिलेगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये है क्लास 3 फ्रैक्चर जिसमें एथमॉइड लेबिरिंथ फ्रैक्चर हो रहा है। दैट्स इट, ये क्लासेस हो गई तीनों इसकी। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। तो नेज़ल फ्रैक्चर वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इमीडिएटली ट्रॉमा के बाद जो है प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली अगर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हुआ हो, सीवियर इनफ हो। अब माइनर डिग्री का जो ट्रॉमा हुआ तो पेशेंट उसको इग्नोर कर लेता है, और इनिशियल इंजरी जो है वो इग्नोर कर देता है, और फिर पेशेंट जो है बाद में आएगा जब उसके नोज़ की डिफ़ॉर्मिटी हो चुकी होगी और नेज़ल सेप्टम की भी डिफ़ॉर्मिटी। ठीक है। माइनर डिग्री वाले ट्रॉमा में अब डिफ़ॉर्मिटी नोज़ की जो है जल्दी अचानक यानी इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा हो जाती है, जो कि सून फॉलो होती है। उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इकाइमोसिस मिलती है हमें नोज़ की और सराउंडिंग रीजन की। पेन जो है इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन टेंडरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। ब्लीडिंग नोज से या एपिस्टेक्सिस वेरिंग सीवियरिटी का हो सकता है इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा, जिस तरह हमने देखा है अक्सर। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है डेवलप हो जाएगी अगर ट्रॉमा जो है नेज़ल सेप्टम को हुआ है और उसने उसका फ्रैक्चर करवा दिया है या उसको डिसलोकेट कर दिया है या उसमें हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गई है, तो पेशेंट को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन होगी। जब बाकी इंजरीज फेस को हो, यानी फेस पे और भी इंजरीज प्रेजेंट हो अलॉन्ग विद द नेज़ल ट्रॉमा, तो साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो रिलेटेड होंगे टू द इंजरी, उससे रिलेटेड मतलब हमें मिलेंगे। अब कुछ जो केसेस हैं नेज़ल ट्रॉमा के, उनमें सीएसएफ का लीकेज यानी कि सीएसएफ राइनोरिया भी हो सकता है ड्यूरल टीयर की वजह से इन द रूफ ऑफ द नोज़। वहाँ पे ड्यूरा जो है वो टीयर हो गई इस वजह से। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्रेपिटस भी नेज़ल बोन पे मिल सकता है फ्रैक्चर वाले केस में। ठीक है। क्रेपिटस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है।
नेज़ल बोन के फ्रैक्चर में रेडियोलॉजी सबसे पहले है। प्लेन एक्सरे जो है नेज़ल बोन की लेटरल व्यू में हमें नेज़ल बोन का फ्रैक्चर जो है वो रिवील करेंगी, शो करेंगी। तो इस फिगर में भी देखें, यहाँ पे प्लेन एक्सरे नेज़ल बोन का दिखाया गया है लेटरल व्यू में, और यहाँ पे हमें ये नेज़ल बोन का फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गई है। अब क्लिनिकली तो ये लिटिल वैल्यू का होता है रेडियोलॉजी, लेकिन ये ग्रेट बहुत ज़्यादा मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस रखता है। इसके अलावा एक्सरे की बात हो रही है। अब सीटी स्कैन जो है उसकी बात करें तो ये हेल्पफुल होता है जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, स्पेशली ताकि हम डीलिनिएट कर सकें बाकी फ्रैक्चर्स को इन द मैक्सिलोफेशियल रीजन। अब 3 डायमेंशनल जो 3D सीटी कंस्ट्रक्शन है वो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है और वैल्यूएबल है इन द केसेस ऑफ फेशियल ट्रॉमा। यहाँ पे ये 3D सीटी रिकॉन्स्ट्रक्शन दिखाया गया है इन द केस ऑफ फेशियल ट्रॉमा। देखिए ये ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। अब उसके बाद आ जाए, कह रहा है कि क्लिनिकल फीचर नेज़ल ट्रॉमा के कौन से होंगे। पेशेंट को जो है ये क्लिनिकल फीचर्स इमीडिएटली भी हो सकते हैं या आफ्टर सम टाइम डेवलप हो सकते हैं। एक्सटर्नल नोज की तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी, इडीमा, इक्काइमोसिस और ब्रूजेस मिलेंगे, पेन भी होगा, टेंडरनेस भी, ब्लीडिंग होना और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। CSF राइनोरिया भी हो सकता है, नेज़ल बोन पे क्रेपिटस भी मिल सकता है और बाकी एसोसिएटेड इंजरीज भी मिल सकती हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है लास्ट, तो हमने नेज़ल बोन के फ्रैक्चर की जो है वो रिडक्शन करनी होगी। ठीक है, अगर जो है पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा आके रिपोर्ट करता है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो हमने उसकी रिडक्शन करनी होगी नेज़ल बोन की, बिफोर के लोकल स्वेलिंग ना डेवलप हो, उससे पहले। अगर पेशेंट रिपोर्ट करता है इसको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम के बाद, जब इडीमा और स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद आता है अगर पेशेंट, तो रिडक्शन फ्रैक्चर की मुश्किल हो जाती है और उसको हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेज़ल बोन के फ्रैक्चर की करेक्शन इस तरह के केसेस में हम बाद में ट्राई करेंगे जब स्वेलिंग और इडीमा सबसाइड कर जाएंगे, तकरीबन 10 से 14 दिनों के बाद। डिस्प्लेस्ड अब जो नेज़ल बोन का फ्रैक्चर है उसकी रिडक्शन हम कैसे करेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स हम करेंगे विद द वेल्शम्स फॉरसेप। वेल्शम फॉरसेप की मदद से हम उनकी फ्रेगमेंट्स की मोबिलाइजेशन करेंगे। कभी कभार ये ऑल्सो पॉसिबल होता है कि हम नेज़ल जो सेप्टल फ्रैक्चर्स हैं सेप्टल के, उनको इस स्टेज पे एशेस फॉरसेप की मदद से जो है वो मोबिलाइज करें। एशेस फॉरसेप, ये फॉरसेप के नाम आपने याद रखने हैं। अगर सेप्टल फ्रैक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है टू रिप्लेस, यानी कि सेप्टल फ्रैक्चर को हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तो हम सेप्टोप्लास्टी जो है वो करेंगे। अब रिडक्शन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट जो है हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल नोज पे, जो कि 10 से 14 दिन तक पेशेंट को देंगे, लगा देंगे। तो इस फिगर में भी दिखाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट लगाई गई है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द नेज़ल बोन फ्रैक्चर। देन है कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली जो एक्सटर्नल ओपन वूंड वाले केसेस होते हैं उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक्स भी हम दे सकते हैं ताकि इडिमा और पेन सही हो जाए। मेल यूनियन वाले जो केसेस होते हैं जिनके टीथ की मेल यूनियन हो जाती है, जब पेशेंट रिपोर्ट करता है ना प्रॉब्लम लेटर स्टेजेस पे विद द नेज़ल डिफॉर्मिटी, जब उसको हो चुकी होती है नेज़ल डिफॉर्मिटी, तो इस तरह के केसेस में राइनोप्लास्टी की ज़रूरत होती है ताकि हम डिफॉर्मिटी को सही करें बाय डूइंग द लेटरल एंड मीडियल ऑस्टियोटोमीज। तो इसकी डिटेल जो है हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे ऑस्टियोटोमीज की, इसके बाद वाले चैप्टर में। तो मतलब हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, और ये राइनोप्लास्टी हम लेटरल और मीडियल ऑस्टियोटोमीज की मदद से करेंगे जब पेशेंट को नेज़ल डिफॉर्मिटी हो चुकी होगी, ठीक है, या मेल यूनियन हुआ होगा टीथ का। दैट्स इट, ये हो गया फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल बोन। उसके बाद अब हम डिटेल पे चलते हैं फ्रैक्चर ऑफ द मिड फेस, यानी मिड फेस के फ्रैक्चर पे। अब मिड फेस जो है ये पार्ट है जो कि लाई कर रहा है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लेके अपर टीथ तक। ठीक है, इस रीजन को जो है हम मिड फेस कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा सेंट्रल नेज़ो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, नेज़ो और मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा लेटरल मैलर मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब फ्रैक्चर्स हमारे सेंट्रल मिड फेस के जो है कन्वेंशनली उनको क्लासीफाई किया गया है एल्वियोलर के अंदर और ले फोर्ड्स फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है, अब जो एल्वियोलर वाले फ्रैक्चर्स हैं ये, इनमें जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो पास करेगी हमारे अपर एल्वियोलर प्रोसेस के थ्रू। ले फोर्ड्स फ्रैक्चर में इसको जो है फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स के अंदर। तो इस फिगर में भी देखें ये लेफोर्ड की 3 टाइप्स दिखाई गई हैं, इनको डिटेल में देखें। तो सबसे पहले ये होती है लेफोर्ड टाइप 1, इसको हम ग्यूरीन फ्रैक्चर भी कहते हैं, ग्यूरीन। तो इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जो फ्रैक्चर लाइन है वो देखें अबव द फ्लोर ऑफ द नेज़ल कैविटी इस तरह से रन करेगी और मैक्सिलरी साइनस पे भी।
ठीक है, नेज़ल कैविटी के फ्लोर के अबव और मैक्सिलरी साइनस पे ये लाइन होगी। फ्रैक्चर की लाइन जो है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम को इन्वॉल्व कर रही है, मैक्सिलरी एंट्रम को और टेरिगोइड प्लेट्स को। तो ये तीनों आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, नेज़ल सेप्टम, मैक्सिलरी एंट्रम और टेरिगोइड प्लेट। दूसरा ले फोर्ट टाइप 2 होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप में जो फ्रैक्चर की लाइन है वो रन करेगी फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है, उसका जो फ्लोर है यहाँ से ये बिगिन होगी, यहाँ से रन करेगी लाइन टू द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक और अप टू द रूफ ऑफ द नोज तक। ठीक है, अब इसमें ये फ्रैक्चर की लाइन किन चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है, एक तो ये हमारी टिप ऑफ द नोज़ या रूफ ऑफ द नोज़, सॉरी टिप नहीं, रूफ ऑफ द नोज़ को इन्वॉल्व कर रही है। इसके अलावा लैक्रिमल बोन भी आ गई, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट आ गया, मैक्सिलरी साइनस और टेरिगोइड प्लेट्स। तो ये भी सारे इसके पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ले फोर्ट टाइप 2 में। देन हमारी ले फोर्ट टाइप 3 है। तो इस तरह के फ्रैक्चर में कंप्लीट हमें डिस्कनेक्शन मिलेगा फेशियल स्केलेटन का फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। फेशियल स्केलेटन बिल्कुल हमारे बेस ऑफ द स्कल से अलग हो गया है। तो इसमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल है, जो इन्वॉल्व कर रहा है हमारी रूट ऑफ द नोज़ को, इथमोफ्रंटल जंक्शन, सुपीरियर ऑर्बिटल, देखें फिशर भी आ गया इसमें, हमारे ऑर्बिट की लेटरल वॉल भी इसमें आ गई, फ्रंटोजाइगोमेटिक और देखें टेम्पोरोजाइगोमेटिक सूचर्स भी आ गए और टेरिगोइड प्लेट्स भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरे अपर और लोअर यानी कि बेस ऑफ द स्कल को फेशियल स्केलेटन से बिल्कुल अलग कर रहा है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब फ्रैक्चर्स जो है हमारे ऑर्बिटल फ्लोर का, यानी जो फ्लोर है ऑर्बिट का, वहाँ का फ्रैक्चर हो सकता है अलोंग विद द फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमेटिक बोन या फिर ले फोर्ट टाइप 2 या ले फोर्ट टाइप 3 फ्रैक्चर। यानी जाहिर सी बात है, इसका फ्लोर का अगर फ्रैक्चर होगा तो ये इसमें टाइप 2 में भी हो रहा था और यहाँ पे भी मिल रहा है टाइप 2 और टाइप 3 दोनों में। अलोंग विद द जाइगोमेटिक बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है अगर फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट फ्रैक्चर हुआ। तो टिपिकली इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम ब्लो आउट फ्रैक्चर्स कहते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ब्लो आउट फ्रैक्चर। ठीक है, जो ऑर्बिट के इन बोन्स को इन्वॉल्व करें, ऑर्बिट का हो लेकिन टाइप 2 या टाइप 3 ले फोर्ट हो सकता है, जाइगोमेटिक भी होगा इसके साथ। तो ब्लो आउट फ्रैक्चर्स हैं ये। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑर्बिटल कंटेंट है जो भी ऑर्बिट में है वो हर्निएट कर जाएगा हमारे मैक्सिलरी साइनस के अंदर, तो इनऑफ्थैल्मोस हो सकता है। ठीक है, इनऑफ्थैल्मोस होगा अगर ये कंटेंट जो है मैक्सिलरी साइनस में आ जाएगा। इसके अलावा या फिर जो है ना अगर इन्फीरियर जो रेक्टस मसल है हमारा या फिर बाकी जो ऑर्बिटल कंटेंट है वो इंट्रैप भी हो सकते हैं फ्रैक्चर के अंदर, जिसके नतीजे में टीथिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द गेज होगी, यानी हमारी जो नज़र है उनकी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डिप्लोपिया भी हो जाएगा। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा कि टिपिकल हमें टीयर ड्रॉप साइन जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं हम प्लेन एक्सरे पे या सीटी स्कैन पे ड्यू टू दिस हर्निएशन ऑफ द ऑर्बिटल कंटेंट। तो इस फिगर में भी देखिए ऑर्बिटल कंटेंट हर्निएट कर गया है इस मैक्सिलरी इन साइनस के अंदर, ये हमें नज़र आ रहा है। तो ये टीयर ड्रॉप जो है साइन हम ये नोटिस करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप की तरह टीयर ड्रॉप। उसके बाद है कि बॉडी और जो प्रोसेसेस हैं हमारी जाइगोमेटिक बोन के, वो हमारा लेटरल मिड फेस बना रहे हैं। एनाटॉमी में हम पढ़ के आए हैं जाइगोमेटिक बोन और उसकी बॉडी भी और लेटरल प्रोसेसेस। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हमारी जाइगोमेटिक बोन का कहलाता है ट्राइपॉड फ्रैक्चर। ट्राइपॉड ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो बोन है ना वो 3 जगहों से टूटती है। ठीक है, 3 प्लेसेस। अब जो बेसिक इसका ट्रीटमेंट है सारे इस तरह के फ्रैक्चर्स का कि हमने इनमें रिडक्शन करनी होती है और बोनी फ्रैगमेंट्स की फिक्सेशन करनी होगी। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी टीयर ड्रॉप दिखाया गया है सीटी स्कैन पे ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे जो है मिड फेस के फ्रैक्चर्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं दूसरी इंजरी पे जो नोज़ को इन्वॉल्व करती है, वो है फॉरेन बॉडीज़ इन द नोज़। ठीक है, फॉरेन बॉडीज़ हमारे नोज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में और जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उनके अंदर। अब ये नोज़ के थ्रू भी जा सकती हैं फॉलोइंग रूट्स से। एक तो ये हमारी जो एंटीरियर नेयर्स हैं वहाँ से जाएंगी फॉरेन बॉडी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रूट है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी। दूसरा ये पोस्टीरियर नेयर से भी जा सकती हैं। अब फॉरेन बॉडी जो है पोस्टीरियर नेयर से एंटर करेगी रेयरली, जिस तरह जो फूड है जब हम खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं या फिर जिस तरह वॉमिटिस जो है वो वॉमिटिंग के दौरान थोड़ा सा हमारे नाक में चला जाता है, तो उस रूट से भी फॉरेन बॉडी जा सकती हैं। तीसरा जो है फॉरेन बॉडी पेनिट्रेशन ऑफ इट्स वॉल की मदद से, जैसे अगर किसी को बुलेट लग जाए, गोली लग जाए, तो पेनिट्रेशन के थ्रू भी जाती है हमारे नोज़ में। तो फॉरेन बॉडीज़ नोज़ में जो है क्लासीफाई की गई हैं एनिमेट और इनएनिमेट में।
इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है, वेजिटेटिव होंगी यानी हाइग्रोस्कोपिक, या फिर नॉन वेजिटेटिव जिनको हम नॉन हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। जो नॉन वेजिटेटिव फॉरेन बॉडीज़ है ना, यानी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, वो मेटेलिक भी हो सकती हैं, नॉन मेटेलिक। अब देखिए, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो अपने पानी को अब्जॉर्ब कर लें, फूल जाएं, ठीक है। तो वेजिटेटिव वाली हाइग्रोस्कोपिक है, नॉन वाली तो जाहिर सी बात है नॉन हाइग्रोस्कोपिक होंगी, तो वो मेटेलिक भी हो सकती है, नॉन मेटेलिक भी। अब इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं फॉरेन बॉडीज़ की इन द नोज़। एनिमेट यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनिमेट में लिविंग चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? मक्खियाँ हो सकती हैं, फ्लाइज, मैगट्स वगैरह, कीड़े, ठीक है। इन एनिमेट में वेजिटेटिव में हमारे पास सीड, पीनट और छालियाँ, ठीक है, छालियाँ जो लोग खाते हैं, तो ये हो गए वेजिटेटिव इन एनिमेट में। लेकिन नॉन वेजिटेटिव यानी नॉन हाइग्रोस्कोपिक में हमने कहा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक में जाहिर सी बात है मेटल के कुछ पीसेस हो सकते हैं, स्क्रू, बैटरी सेल। नॉन मेटेलिक में रबर पीस हो सकता है, बीड, कोई मोती वगैरह, चौक का पीस, ये चीज़ें जो है नोज़ में अक्सर हमें फॉरेन बॉडीज़ मिलती हैं। अब इस तरह के पेशेंट क्लिनिकली क्या फीचर्स प्रेजेंट करेंगे? पेशेंट जो है ना इमीडिएटली हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी के साथ आएगा कि मेरे नाक में फॉरेन बॉडी गई है। अब ऑफन पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि उसको ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कोई भी हिस्ट्री नहीं प्रेजेंट करते पेशेंट के हम नाक में फॉरेन बॉडी गई है। रादर वो रिपोर्ट ये करता है कि उसको बस यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग आ रही है, एक नाक से उसको गंदी सी स्मेल आ रही है, और ऑफन उसको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी निकल रहा है, ठीक है, विद द यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की भी कंप्लेन करेगा। अब अगर जो बच्चा रिपोर्ट करता है यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का उसके नाक से, और उसमें फॉरेन बॉडी जो है ना, उसको हमें सबसे पहले मस्ट एक्सक्लूड करना होता है अगर कोई भी बच्चा हमारे पास इस तरह का आता है। एग्जामिनेशन पे हमें फॉरेन बॉडी जो मिलेगी वो नेज़ल कैविटी में मिलेगी। कभी कभार फॉरेन बॉडी विजिबल नहीं भी होती नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से, या जो कंजेशन हो गई है नाक में, इडीमा हो गया है नेज़ल म्यूकोजा का, तो उसकी वजह से नज़र भी नहीं आती। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन बॉडीज़ जो है वो फ्लोर के करीब जो है इम्पेक्टेड होती हैं, हमारे नेज़ल सेप्टम के और जो इन्फीरियर टर्बिनेट है ना, इनके दरमियान वो फंस जाती हैं फॉरेन बॉडीज़। अब हमने इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, कुछ हम प्लेन एक्सरेज नोज़ का करवाएंगे लेटरल व्यू से और एंटेरो पोस्टीरियर व्यू से। तो उसमें हमें रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडी नज़र आएंगी, जिस तरह ये फिगर में हमें नज़र आ रहा है। ये प्लेन एक्सरे करवाया गया है नेज़ल कैविटी का। लेटरल व्यू से हमें ये रेडियो ओपेक एक नेज़ल फॉरेन बॉडी जो कि एक बैटरी सेल है वो नज़र आ रहा है। तो सॉफ्ट टिश्यू के जो शेडो है वो भी हमें रेडियो लूसेंट फॉरेन बॉडीज़ में नज़र आएंगे इस तरह के केसेस में। क्योंकि देखिए ना, फॉरेन बॉडी तो रेडियो ओपेक है, लेकिन अगर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है जो कि रेडियो लूसेंट है तो उसमें हमें सॉफ्ट टिश्यू के शेडो भी नज़र आएंगे, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ट्रीट कैसे करना है फॉरेन बॉडी वाले केसेस को? तो जो यंग और नॉन कोऑपरेटिव बच्चे होते हैं तो उनको हम, और उनकी जो फॉरेन बॉडीज़ हैं अगर वो डीप सीटेड हैं, ठीक है, बहुत आगे चली गई हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया देंगे सूटेबल फॉर द रिमूवल, फिर हम रिमूव करेंगे। अब मेथड ऑफ रिमूवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी कौन सी है। अगर कोई फ्लैट सी फॉरेन बॉडी है, जैसे कि कोई पेपर का पीस चला गया है, तो उसको हम क्रोकोडाइल फॉर्सेप की मदद से रिमूव कर लेंगे। अगर कोई इरेगुलर गोल गोल सी राउंड फॉरेन बॉडी है तो उसका रिमूवल जो है हम फॉर्सेप से कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो फॉरेन बॉडी है और ज़्यादा डीप इनसाइड चली जाएगी। तो अब इस तरह की फॉरेन बॉडीज़ को आपने याद रखना है, राउंड हुक या प्रोब की मदद से हम रिमूव करते हैं। तो मैंने आपको प्रोब दिखाया पिछले लेक्चर्स में, जो हम प्रोब टेस्ट करते हैं जिससे, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम पास करेंगे बिहाइंड द फॉरेन बॉडी, उसके बिल्कुल पीछे, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम ड्रैग करेंगे फॉरवर्ड अलोंग द फ्लोर, ठीक है, जहाँ पे फ्लोर है वहाँ तक हम उसको ले आएंगे, ड्रैग करेंगे। ये अगर फॉरेन बॉडी है तो इंस्ट्रूमेंट को हम इसके बिल्कुल पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और फिर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो फ्लोर की तरफ, तो ये फॉरेन बॉडी आगे आ जाएगी। तो रेयरली जो लार्जर फॉरेन बॉडीज़ होती हैं वो डीपली लाई करेंगी इन द नेज़ल कैविटी, क्योंकि वो लार्ज हैं तो वो डीप रेयरली ही लाई करेंगी, तो उनको वो पुश हो सकती हैं नेज़ोफेरिंक्स के अंदर, और फिर हम उनको माउथ से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं फॉरेन बॉडी वाले केसेस में? अगर जो फॉरेन बॉडी है वो जाके उसने रिमूव हमने नहीं की और वो अननोटिस्ड रही कुछ दिनों तक, तो उससे लोकल रिएक्शन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, और सुपरएडेड इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर फॉरेन बॉडी जो है वो लॉन्ग टाइम तक वहीं पे रही तो कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी उसमें, और वो आगे जाके राइनोलिथ फॉर्मेशन करवा देगी, ठीक है, कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से। रेयरली जो फॉरेन बॉडी है नोज़ के अंदर वो स्लिप कर जाएगी हमारे नेज़ोफेरिंक्स के अंदर स्पॉन्टेनियसली, और वो हमारे
लोअर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस भी सकती है, ठीक है, या तो डाइजेस्टिव या फिर एयरवेज में फंस सकती है। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं अगली डिजीज़ ऑफ द नोज़ पे, जो कि है राइनोलिथ। राइनोलिथ क्या होता है? इसके नाम से आपको याद हो जाना चाहिए कि राइनोलिथ असल में स्टोन फॉर्मेशन है हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर। अब राइनोलिथ बनता कैसे? जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की, कहाँ पे होगी? फॉरेन मटेरियल के न्यूक्लियस में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई भी एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी होती है ना, जो बाहर से आई है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की डिपॉजिट हो जाएगी और राइनोलिथ बनता है। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस है वो हमने कहा एक्सोजिनस लाइक जो अननोटिस्ड फॉरेन बॉडी होती है उनमें उनके न्यूक्लियस के अराउंड बनेगी, जो कि लॉन्ग टाइम से वहाँ पे हमारे नोज़ में प्रेजेंट है। या फिर ये एंडोजिनस लाइक जो ब्लड क्लॉट होता है या फिर कोई इंस्पिसेटेड नेजल सिक्रीशन है, उनके अराउंड भी कैल्शियम या मैग्नीशियम की डिपोजिशन हो सकती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइनोलिथ जो है साइज़ में बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन हो रही है, तो वो बड़ा हो जाएगा। अब लार्ज राइनोलिथ जो है प्रेशर अप्लाई करेगा हमारे नेज़ल सेप्टम के ऊपर भी और लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ पे, तो नेक्रोसिस भी ये करवा सकता है। अब राइनोलिथ जो है वो सख्त होता है, हार्ड, ग्रेश, ब्राउन या ब्लैक कलर का हो सकता है, कभी कभार मल्टीपल भी होते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स इस तरह होते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा हमारे पास यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, कि उसका यूनिलेटरल जो है नाक बंद हो गया है और यूनिलेटरली उसको डिस्चार्ज आ रहा है नाक से। डिस्चार्ज किस तरह का होगा? म्यूकोइड भी हो सकता है या म्यूकोपैरुलेंट, ज़्यादातर वो फाउल स्मेल का, गंदी स्मेल का होगा, ठीक है। कभी कभार ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी होगा। जब हम इस तरह एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें राइनोलिथ विजिबल होगा नेज़ल कैविटी में। जब हम उसको प्रॉब की मदद से टच करेंगे तो वो हमें सख्त किस्म का ग्रिटी कंसिस्टेंसी का जो है नज़र आएगा, पत्थर की तरह का। इन्वेस्टिगेशंस कौन से करवा सकते हैं? हम प्लेन एक्सरे नोज़ का लेंगे, लेटरल व्यू से या वाटर्स व्यू करवाएंगे, ताकि हमें रेडियो ओपेक जो इरेगुलर ये मास है नेज़ल कैविटी में नज़र आए। तो रेडियो ओपेसिटीज जो है राइनोलिथ की क्यों है? जाहिर सी बात है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन है, तो ये रेडियो ओपेक होता है। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे वाटर्स व्यू से दिखाया गया है, प्लेन एक्सरे किए गए हैं नोज़ और पैरानेजल साइनस का, जिसमें हमें ये रेडियो ओपेक सा शेडो नज़र आ रहा है लेफ्ट नेज़ल कैविटी में, जो ब्लैक एरो शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस राइनोलिथ को हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको कैसे ट्रीट करना है? हमने राइनोलिथ को रिमूव करना होगा जनरल एनेस्थीसिया देके, ठीक है। जो बड़ा राइनोलिथ होता है, लार्जर केसेस, उसको हम जो है रिमूव नहीं कर सकते, तो हमने उसको पहले ब्रेक डाउन करना होगा छोटे पीसेस में बिफोर कि हम उसको रिमूव करें। रेयरली जब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको ब्रेक कर पाएँ, तो जो लार्जर राइनोलिथ होता है उसको हम लेटरल राइनोटोमी अप्रोच के थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं। लेटरल राइनोटोमी यानी साइड ऑफ द नोज़ पे जो हमारी स्किन होती है वहाँ से हम कट लगा के और उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको लेटरल राइनोटोमी अप्रोच कहते हैं। दैट्स इट। अगली हमारे पास जो है इंजरी नोज़ की या पैरानेजल साइनसेस की, वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया, CSF राइनोरिया। अब ये जो है फ्लो होता है CSF का, जो हमारे नोज़ से हो। क्यों होता है ये? फॉलोइंग कॉजेज़ है। ट्रॉमा सबसे नंबर 1 बहुत ही कॉमन कॉज है CSF राइनोरिया का। अगर हमारी बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर हो जाती है, जिसमें हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा भी आ जाता है, तो उसकी टीयरिंग हो जाए उसमें ड्यूरामेटर की भी, तो उसकी वजह से ये होता है। अब सर्जिकल ट्रॉमा हमारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे हो, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। SMR ऑपरेशन में ऐसा हो जाता है, सेप्टोप्लास्टी में, नेज़ल पॉलीपेक्टोमी में और फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को ट्रॉमा होगा और CSF राइनोरिया होगा। दूसरा, कुछ नियोप्लेजिया की वजह से भी CSF राइनोरिया होता है। कुछ डिस्ट्रक्टिव लेजन हमारी नोज़ की जाके हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा को जो है ना, फ्लोर को, उसको जाके अफेक्ट करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी और वो CSF राइनोरिया करवाएंगी। अब कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा की हो जाती है, जिसमें इंसेफेलोसील हो या मेनिंजोसेफेलोसील पेशेंट को, तो उसमें भी CSF राइनोरिया होता है, ठीक है। एनसेफेलो और मेनिंजोसेफेलोसील यानी कि ब्रेन या उसका कंटेंट जो हर्निएट जब कर जाता है किसी डिफेक्ट की वजह से। स्पॉन्टेनियस कॉज भी होता है इसका। ये रेयर है जब ना CSF राइनोरिया की स्पॉन्टेनियसली खुद ही हो जाए बिना किसी नॉन पैथोलॉजी के। अब इस तरह के पेशेंट्स में क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं? पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसमें जो है उसको ड्रिबलिंग हो रही होगी क्लियर वाटरी फ्लूइड की उसके नोज़ से, जो कि जब पेशेंट बेंड करता है या स्ट्रेन करेगा स्ट्रेनिंग एक्टिविटी, तो उससे इसका जो है ड्रिबलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 22.12 यहाँ पे फिगर में भी देखिए, ये दिखाया गया है ड्रिबलिंग ऑफ द क्लियर वाटरी फ्लूइड ड्यू टू द CSF राइनोरिया की वजह से, तो ड्रिबलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। अब देखिए, ये कभी कभार जो है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन ओनली यही होती है। अब ये कभी कभार हम वाटरी राइनोरिया के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं, जो कि एलर्जिक या वायरल ओरिजिन की होती है।
अब इसमें जो एसोसिएटेड बाकी सिम्टम होंगे नेज़ल डिजीज़ के, वो इस कंडीशन में हमें नहीं मिलते, यानी जैसे छींके आना, स्नीजिंग वगैरह, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी CSF राइनोरिया में, ठीक है। कभी कभार मेनिंजाइटिस भी जो है सुपरवीन कर सकता है और पेशेंट जो है मेनिंजाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है। जब फ्लूइड जो है वो हैंड करचीफ पे कलेक्ट किया जाएगा, तो जब वो सूख जाएगा, रुमाल पे अगर हम CSF को उसको फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे और वो सूख जाएगा तो वो नरम रहेगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बरक्स जब हम नेज़ल सिक्रेशन जिनमें म्यूकस और एल्ब्यूमिन पाया जाता है, उसको जब हम देखेंगे इस तरह से चेक करके, तो वो असल में स्टिफ हो जाता है, रुमाल जो है सख्त हो जाता है, जबकि CSF राइनोरिया में वो नरम रहेगा। तो इस तरह का जो डिस्चार्ज है उसको हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखेंगे, स्टैंड होने देंगे। तो कुछ देर के बाद जो है वो क्लियर ही रहेगा। लेकिन जो नेज़ल सिक्रीशंस होती हैं उनमें सेडिमेंटेशन हो जाती है जब हम उसको रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ये भी डिफरेंस होता है। अब CSF जो है इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कंटेंट होता है बनस्पत हमारी नेज़ल सिक्रीशंस के, जिनको हम ग्लूकोज पेपर स्ट्रिप की मदद से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोज पेपर स्ट्रिप। अब हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है CSF राइनोरिया वाले केस में, हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ये हम करेंगे ताकि हमें CSF की मौजूदगी जो है उसको हम कंफर्म करें। अब नेज़ल डिस्चार्ज को हम ग्लूकोज के लिए भी चेक कर रहे हैं, और B2 ट्रांसफेरिन अरे जो है वो एक प्रोटीन होती है जो कि CSF में मौजूद होती है, उसके लिए भी हम चेक करेंगे, जो पेरीलिम्फ में भी मौजूद होती है ये प्रोटीन, एक्वस और विट्रस ह्यूमर में भी B2 ट्रांसफेरिन अरे, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस जो है इनकी कंफर्म करेगी कि पेशेंट को CSF राइनोरिया है, ग्लूकोज और B12 ट्रांसफेरिन अरे। ये बायोकेमिकल टेस्ट के अलावा हम CT स्कैन भी करवा सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन का CT स्कैन, दोनों एक्सियल और कोरोनल व्यू में हमें साइज़ और साइट जो है डेमोन्स्ट्रेट करेगा उस डिफेक्ट का जिस वजह से CSF राइनोरिया हो रहा है। तीसरा, हम नेज़ल एंडोस्कोपी भी करते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, इससे हम लीक को लोकलाइज करेंगे। CSF लीक की जो लोकलाइजेशन है वो हम कलर डाई की इंजेक्शन की मदद से कर सकते हैं। लंबर पंक्चर से हम फ्लोरोसिन जो है इंट्राथीकली देंगे, और नेज़ल एंडोस्कोपी से उसका लीक चेक करेंगे कि नोज़ से लीक हो रहा है, वही डाई, ठीक है। तो इस तरह नेज़ल एंडोस्कोपी होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने CSF राइनोरिया को ट्रीट कैसे करना है। तो इनिशियली तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ट्राई किया जा सकता है, मैनी ऑफ द लीक्स जो है उनको हम स्पॉन्टेनियसली स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है कि हमने प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देनी है ताकि मेनिंजाइटिस ना हो। इसके अलावा हमने पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन पे बिठाना है ताकि जो है ब्लोइंग ऑफ द नोज़ जो है उसके अलावा उसको भी अवॉइड करना है कि ब्लोइंग ऑफ द नोज़ ना हो, और स्ट्रेनिंग भी ना करे क्योंकि इससे ये ज़्यादा होगा। नेज़ल पैकिंग जो है याद रखिएगा, ये हम अवॉइड करेंगे इस तरह के केसेस में क्योंकि इससे मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर जो है लीक अभी तक परसिस्ट कर रहा है, यानी कुछ हफ्तों तक परसिस्ट कर रहा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम एम्प्लॉय करेंगे। तो प्रीवियसली जो है ड्यूरामेटर का रिपेयर जो है वो सिर्फ किया जाता था बाय प्लेसिंग अ फेशिया ग्राफ्ट थ्रू द इंट्राक्रेनियल अप्रोच। इंट्राक्रेनियली अप्रोच से हम जो है एक फेशिया का ग्राफ्ट रखते थे, ड्यूरा को बस रिपेयर करते थे। लेकिन अब जो है एंडोस्कोपिक एंडोनेजल अप्रोच आ गई है, उससे हम CSF राइनोरिया को ट्रीट करते हैं। जो साइट ऑफ लीकेज है, जहाँ से लीकेज हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, कलर डाई जो है वो देके, और उसके बाद हम जो है उसको रिपेयर कर देंगे बाय प्लेसिंग अ फैट या फेशिया जो है वो हम रख देंगे और सील कर देंगे उसको लोकल म्यूकोजल फ्लैप के साथ और ह्यूमन फिब्रिन ग्लू के साथ। ठीक हो गया, दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट हमारे पास डिजीज़ है ओरो एंट्रल फिस्टुला। ठीक है, ओरो एंट्रल फिस्टुला क्या होता है? ये असल में एक कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारी ओरल कैविटी के और मैक्सिलरी जो एंट्रम है इन दोनों के दरमियान बन जाता है। ओरो एंट्रल फिस्टुला जो मैक्सिलरी एंट्रम के दरमियान बना है। तो इसमें जो है कॉज जो क्या है इस ओरो एंट्रल फिस्टुला का, कि इसमें नंबर 1 डेंटल एक्सट्रैक्शन, जब कोई दांत निकलवाते हैं हम, तो ये बहुत ही कॉमन कॉज है ओरो एंट्रल फिस्टुला का। फिस्टुला जो है ना वो एल्वियोलर बॉर्डर जो हमारी अपर जॉ का है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, जिस तरह ये फिगर में नज़र आ रहा है। अब ये ज़्यादातर जब हम दांत निकलवाते हैं, अपर हमारा जो मोलर टूथ होता है उसकी जब हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तब हो सकता है रूफ़ जो है उस दौरान जो है ये रूफ़ पेनिट्रेट हो जाएगी, यानी इस अपर जो एल्वियोलर जो है ना हमारा बॉर्डर, ये जो रूफ़ है ये पेनिट्रेट कर सकती है हमारे एंट्रम यानी मैक्सिलरी एंट्रम के फ्लोर को, बोनी फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम, उसको पेनिट्रेट कर देगा ये। अब फिस्टुला जो है बन सकता है जब ब्रोकन टूथ जो है उसका रिमूवल करने की हम कोशिश करें।
यानी एक पेशेंट गया अपने अपर मोलर टूथ निकलवाने, ठीक है, उसको निकलवाने गया तो जो उसकी रूफ थी वो ऊपर पेनिट्रेट हो गई, ऊपर जो मैक्सिला है ना हमारा मैक्सिलरी साइनस, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। अब उसको निकालने की कोशिश में जब डॉक्टर ने उसको निकाला तो पीछे जो है एक फिस्टुला बन गया, ठीक है। इस तरह से डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है। दूसरा कार्डवेल लक ऑपरेशन जो है उसमें भी ये होता है। अब ये ऑपरेशन जो है हम करते हैं सब लेबियल इंसिजन दे के, ठीक है, लिप्स के ऊपर सब लेबियल इंसिजन देते हैं। अब जो लाइन ऑफ इंसिजन है वो ब्रेक डाउन हो सकती है और एक फिस्टुला बन सकता है। इसके अलावा कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से भी ये होता है और ओरोएंटल फिस्टुला, यानी कि हमारी जो बोन है उसकी इरोजन हो जाए किसी मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से ऑफ द ओरल कैविटी एंड द मैक्सिलरी एंट्रम, तो ये भी एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना देगा। देन कुछ पेनिट्रेटिंग इंजरीज होती हैं जैसे कि बुलेट की वजह से, इसमें भी फिस्टुला बन जाएगा हमारी ओरल कैविटी और मैक्सिलरी एंट्रम के दरमियान। तो क्लिनिकल हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, जो रीगर्जिटेशन ऑफ द फ्लूइड होती है थ्रू द नोज़, यानी फ्लूइड जो है वापस आएगा, रीगर्जिटेट करेगा हमारे नोज़ में से। जब वो पेशेंट जो है वो पानी पिएगा तब उसके नोज़ से पानी आएगा। डिस्चार्ज जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एबनॉर्मल फिस्टुला बन गया है, मुंह से पानी पी रहा है लेकिन ये होल है तो यहाँ से जाके मैक्सिलरी एंट्रम और फिर नोज़ के थ्रू मतलब पानी आएगा। तो वो डिस्चार्ज जो है वो मिल सकता है हमें इस ओपनिंग में से, ओरल कैविटी में मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। अब नाक से जो होना था वो ओरल कैविटी में हो रहा है क्योंकि फिस्टुला बन गया है, तो वो डिस्चार्ज पर्युलेंट भी हो सकता है, म्यूको पर्युलेंट भी। फिस्टुला जो है इसमें इन्फेक्शन भी, ये इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है हमारी मैक्सिलरी एंट्रम में, और साइनोसाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना इस तरह के पेशेंट की, तो हम ओरल कैविटी को ओपन करके देखेंगे तो प्रोब जो है वो हम पास कर सकेंगे इस ओपनिंग के थ्रू और वो मैक्सिलरी एंट्रम में चला जाएगा प्रोब, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स जो है साइनोसाइटिस के वो हमें नोज़ में मिल सकते हैं। तो कैसे ट्रीट करना है इस तरह के पेशेंट को, जो छोटे से फिस्टुला होंगे, स्मॉल फिस्टुला, वो खुद ही सही हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली जब यहाँ का म्यूकोजा जो है स्टिच हो जाएगा। जैसे टीथ एक्सट्रैक्शन करवाई तो वापस से ये म्यूकोजा सही हो जाएगा खुद ही। लेकिन इसी तरह जो सब लेबियल फिस्टुला मैंने आपको बताया जो कार्डवेल लक ऑपरेशन में हम बन जाता है, तो वो हील करेगा बाय री स्टिचिंग ऑफ द म्यूकोजा, उसको हमें दोबारा रीस्टिच करना होगा। जो बड़े फिस्टुलास होते हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है ताकि हम डिफरेंट फ्लैप्स को यूज़ करके और इसका क्लोजर करें। दैट्स इट। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स थे कि हमने पढ़ा कि नेज़ल बोन के फ्रैक्चर इस चैप्टर में हमने कहा बहुत कॉमन है सारे फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी में, उनमें से नेज़ल की ज़्यादा कॉमन है। फॉरेन बॉडी नेज़ में चली जाए बच्चों में बहुत कॉमन है, मेंटली रिटार्डेड में। वेजिटेटिव या हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी में हमने कहा कि स्वेल कर जाती है, पानी को ऑब्जॉर्व करती है, मॉइस्चर को, ठीक है, और वहाँ पे फंस जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी। तो इसमें मतलब इम्पेक्शन का जो है चांसेस इसमें ज़्यादा होता है। अब एक अगर बच्चा आता है हमारे पास यूनिलेटरल, उसको फाउल स्मेलिंग है और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी हो रहा है नाक से, तो ये इंडिकेट करेगा कि उसको फॉरेन बॉडी है या राइनोलिथ है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने पहले मस्ट कंसीडर करना होता है, राइनोलिथ या फॉरेन बॉडी। कभी कभार जो बड़ी राइनोलिथ होती है वो मुश्किल होती है कि हम उसको नोस्ट्रल से रिमूव करें, तो इस तरह के केसेस में हम ओपन सर्जिकल अप्रोच करते हैं जिसको हम लेटरल राइनोटोमी कहते हैं। तो अगर किसी को क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है नोज़ से यानी CSF लीक, तो उसको हमने CSF लीक को सबसे पहले एक्सक्लूड करना होगा क्लियर वाटरी डिस्चार्ज वाले पेशेंट में। हैंड करचीफ टेस्ट करते हैं हम, नेज़ल डिस्चार्ज जब सूख जाएगा तो वो स्टिफ हो जाएगा, लेकिन CSF वाले केस में, CSF लीक में वो सॉफ्ट ही रहेगा डिस्चार्ज जैसे ही सूखेगा। नेज़ल पैकिंग याद रखिएगा हम कभी भी नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे CSF लीकेज में, क्योंकि इससे मेनिंजाइटिस हो सकता है। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब BCQs इसके देख लें। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ 22 ईयर ओल्ड मेल का, उसकी नेज़ल बोन फ्रैक्चर हो गई। तो आपने कैसे क्लासीफाई करना है फ्रैक्चर को, हम इसको करेंगे 3 टाइप्स के अंदर, क्योंकि नेज़ल बोन हुई है। एक तो क्लास 1, 2 एंड 3 फ्रैक्चर। उसके बाद 3 साल बच्चा आया, कंप्लेन ऑफ द यूनिलेटरल, उसको फाउल स्मेलिंग हो गई है और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी आ रहा है उसके नोज़ से, ठीक है, 2 हफ्तों से। तो कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें हमने पहले सस्पेक्ट करनी है, तो याद रखिएगा इसमें फॉरेन बॉडी, और हमने कहा राइनोलिथ भी, लेकिन फॉरेन बॉडी इसमें हमने सस्पेक्ट करनी है। 4 साल बच्चा एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसको फॉरेन बॉडी की एंट्री उसके नोज़ में 4 घंटे से है। तो बच्चा बहुत अग्रेसिव हो गया, रो भी रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो फॉरेन बॉडी को जनरल एनेस्थीसिया में रिमूव करेगा। ये डिसाइड किया गया कि हम उसको एनेस्थीसिया के अंदर रिमूव करेंगे। तो कौन सा सूटेबल एनेस्थीसिया इस केस में हम देंगे, तो मैंने आपको पढ़ाया कि हम इसमें जनरल एनेस्थीसिया बच्चों को देते हैं।
16 साल बच्चा डायग्नोस हुआ कि उसको लार्ज और इम्पैक्टेड राइनोलिथ उसकी राइट नेजल कैविटी में, उसको जो है हिस्ट्री ऑफ रिमूवल ऑफ राइनोलिथ अंडर द जनरल एनेस्थीसिया भी है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब कौन सा अवेलेबल ऑप्शन है हम इस राइनोलिथ को रिमूव कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हम लेटरल राइनोटोमी करते हैं, ठीक है, बाहर से स्किन के थ्रू इंसिजन देखिए, लेकिन हम ये रेयरली ये रिक्वायर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है 26 ईयर ओल्ड मैन ओपीडी में आया कि इसको क्लियर वाटरी राइनोरिया हो गया नोज से 5 दिनों से। अब वो जब बेंड करता है, स्ट्रेन करता है तो वो बढ़ जाता है। तो कॉमन कॉज इस तरह की कंडीशन का कौन सा है? इसमें ट्रॉमा जब एंटीरियर बेस ऑफ द स्कल को हो जाता है उस वजह से CSF राइनोरिया होता है, ठीक है। जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाए या नेजल सर्जिकल ट्रॉमा हो तो उसकी वजह से CSF राइनोरिया। लास्ट क्वेश्चन है 22 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट डायग्नोज किया गया ओरो एंड्रल फिस्टुला के साथ। तो मोस्ट कॉमन कॉज इस कंडीशन का क्या होता है? जब अपर मोलर की एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो उसमें मैंने बताया कि उसकी जो रूट होती है वो फ्लोर ऑफ द साइनस में प्रोजेक्ट कर जाती है। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 23 स्टार्ट करेंगे।